किडनैपिंग जिस जगह हुई है उसके आसपास का एरिया चेक करो जल्दी। किडनैपिंग के मामले बहुत ही पेचीदा और चुनौती भरे होते हैं, क्योंकि ऐसे केसेस में हमें पता ही नहीं होता कि अगले पल विक्टिम के साथ कौन सी अनहोनी घटना घटेगी, और इसीलिए पलक झपकते ही डिसीजन लेना बहुत जरूरी हो जाता है। रात के वक्त किसी लड़की के किडनैपिंग की खबर सिर्फ उसके परिवार वालों को नहीं बल्कि पूरे शहर की नींद उड़ा देती है। छतरी उठाओ और ये सबको बाद में फोरेंसिक में भेजना है। आप लोग आसपास चेक करो, सीसीटीवी कैमरा में कुछ मिलता है क्या। मैम आ रही। मैम, नेहा का पर्स और मोबाइल यहीं पे पड़ा हुआ मिला। जिस वक्त उसकी किडनैपिंग हुई थी वो अपनी माँ से बात कर रही थी, तो उसके माँ ने उसकी चीखने की आवाज़ सुनी तो तुरंत कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म किया। और नेहा के बारे में कुछ और डिटेल्स? जी मैम, उसके पर्स में उसका आई कार्ड मिला है, तो उसके आधार कार्ड पर परमानेंट एड्रेस बिहार का है। और टीम के लिए रिक्वेस्ट भेजो, एक एक पल कीमती है। जी मैम। संजय, बाजीराव गार्डन के पास एक लड़की की डेड बॉडी मिली है। आसपास की यूनिट तुरंत वहां पहुंचे। मैम किसी ने कुछ नहीं देखा, सब लोग इंसिडेंट के बाद आए। मिल गई। सेम मार्क है। अरे वाह, मेरी बच्ची कितनी प्यारी लग रही है तू। सच में तू बोले ना तो तेरी भी शादी में शालू के साथ ही करवा दूं। अरे मेरी माँ, अगर मैंने शादी कर ली तो आपका और बाबा का ख्याल कौन रखेगा? और वैसे भी अभी तो मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है, और आपको और बाबा को यूरोप जो घुमाना है। क्या कर रही है? आई, आप इसके चक्कर में मत पड़ना, ये ऐसे ही सबको घुमा देगी। वो क्या है, मिस अनीशा के पास शादी के लिए वक्त ही कहाँ है। सही कहा। मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, आप करो। मुझे ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा है। बाय बाय बाय, मैं जा रही हूँ। बाय बाय बाय। अनीशा, इनकी बात कुछ आगे बढ़ी? ओह, इनकी उनकी देखो माँ। हाँ, ऑफिसर से बात की है, वो आजकल में जवाब दे देंगे। जिया जी के चांसेस हैं वैसे। चलो मैं निकलती हूँ। बाय बाय मामा, बहुत लेट हो गया। बाय 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 बाय। थैंक यू। अरे अरे अरे, संभाल के मेरी चिमनी। बाबा बहुत लेट हो गया, मैं जा रही हूँ। बाय बाय बाय। अरे अरे अरे, संभाल के जाना बेटा। हाँ। और सुनना बेटा, वो इस महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना। अरे बाबा, आप इतनी टेंशन क्यों लेते हो? हाँ हाँ, हो जाएगा। बाय। काजी केगा। सुबह जाओ, कैसे हो? अच्छा हूँ। और वहीनी कैसी है? हाँ, अच्छी है। अब सुबह ये लो मोनू की फीस। इस बार थोड़ा देर हो गई, वो क्या है ना, आई बाबा के पास चली गई थी। सॉरी। अरे मैडम, सॉरी बोल के शर्मिंदा कर रहे हैं आप। तब आपका तो एहसान है हम पे। अरे देने वाला तो ऊपर वाला है, हम कौन होते हैं। और मोनू कैसे हो तुम? स्कूल जा रहे हो ना हर दिन? स्कूल जाना, मेरी तरह अफसर बनना है ना तुम्हें। अच्छा सो जाओ, मैं निकलती हूँ। नमस्ते। वो यहाँ अकेले रहती थी? हाँ सर, वो इसका ऑफिस यहाँ से पास है ना, तो यही रहती थी। मैम आज नहीं आया तो ये लोग देखने चले आए। बात करनी मुझे जरूर मैम से, कुछ जरूरी केस के बारे में मुझे बताना। बॉडी पे कपड़ा भी माने डाला।
पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। रेप और मर्डर लग रहा है। फोन में कुछ मिला? लास्ट डायल नंबर किसी एस के नाम से सेव है। मैंने फोन ट्राई किया लेकिन स्विच ऑफ आ रहा है। हेलो, कहाँ हो तुम? फैमिली जानती है इस एस के बारे में? नहीं मैडम, मैंने मोबाइल कंपनी को उसकी डिटेल्स भेज दी, जल्दी पता चल जाएगा। एरिया में कहीं भी सीसीटीवी हो तो उसका फुटेज चेक कर लो। और जाने दो भाई प्लीज। मैम कुछ बात करना था आपसे। नमस्ते मैम, मैं रमन काप से, अनीशा का मकान मालिक, यहीं पड़ोस में रहता हूँ मैं। कुछ कहना चाह रहे थे? मैम कल रात में एक आदमी यहाँ आया था, उससे पहले ही मैंने कई बार उसको देखा है। शायद वो उसका बॉयफ्रेंड हो। ठीक है, थैंक यू। हो सकता है वो बॉयफ्रेंड ही एस हो। इस नंबर की डिटेल्स जल्दी से मंगवा और जल्द से जल्द पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी मंगा लो। कातिल अगर तुरंत पकड़ा नहीं गया तो लोगों में डर का माहौल बढ़ा रहेगा। राइट मैडम। हेलो हेलो सर। अरे कैसी? नहीं सर नहीं, बस आप कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो संभाल लेना प्लीज सर। कुछ नहीं किया सर, बस थोड़ा सा हंसी मजाक, जितना आप करते उतना ही। अनीशा की बड़ी बहन शालू अली है, उसकी शादी किसी सागर देव से होने वाली थी। गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम पास किया। अनीशा पुणे में उसकी पोस्टिंग की सिफारिश कर रही थी। सागर खरड़ी में रहता है, लेकिन कल उसका फोन कातराज में अनीशा के घर के पास एक्टिव था। सागर देव यानी एस। पर अनीशा की बहन शालू तो कह रही थी कि वो किसी एस नाम के बंदे को नहीं जानती। सागर, घर में मातम छाया हुआ है और तुम शहर छोड़ने की बात कर रहे हो। अरे यार शालू, मैं भाग थोड़ी ना रहा हूँ, ये देखो मेरे करियर का सवाल है। अब अमरावती में मेरी पोस्टिंग हुई, उसमें मेरा क्या दोष है? कल तक तो नहीं बताया तुमने ये। हमारी शादी सर पर है, उसका क्या? ये देखो शालू, मातम के घर में कहीं शादी होती है क्या? नहीं ना, थोड़ा वक्त जाएगा। और जैसे ही ज्वाइनिंग करूंगा ना तो वीकेंड में तुम्हें मिलने आ जाऊंगा मैं, ठीक है? चलो बाय। मैडम, सागर ने अपना फोन बंद कर लिया। अमरावती पुलिस को उसकी इंफॉर्मेशन भेज दी। होने वाली साली का मर्डर हुआ, इसी क्या जरूरी है कि अंतिम संस्कार के लिए भी नहीं रुका? कहीं ये एस सागर तो नहीं? हो सकता है मैडम कि एस सागर ही, लेकिन अनीशा की लाइफ में एक और एस भी था। उसका बॉयफ्रेंड समीर चित्रे, उसकी फ्रेंड ने बताया। फिलहाल समीर का भी फोन स्विच ऑफ है, उसकी लोकेशन मंगवाई है। कुछ नहीं किया साहब मैंने, बताओ तो सही मैंने किया क्या है साहब? कल रात तो अनीशा के घर गया था। हाँ, उसका रेप और मर्डर किया तूने। आप बकवास कर रहे हो आप। नहीं गया था तू अनीशा के घर? हाँ गया था, लेकिन घर के घर चले गया। मैंने कुछ नहीं किया। अनीशा के घर में तुम्हारे उंगलियों के निशान मिले हैं। जिस चाकू से उसका गला काटा गया उस पर भी तुम्हारे उंगलियों के निशान हैं। डिटेल पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक में यह कंफर्म हो ही जाएगा। आई एम श्योर रेप भी कंफर्म हो जाएगा। तुम्हारा डीएनए भी तो लैब में भेजा है। और मैंने ऐसा कुछ भी किया ही नहीं है, और वो चाकू पर मेरे उंगलियों के निशान स्थित। ठीक है, अगर तुमने रेप नहीं किया तो डीएनए मैच नहीं होगा, लेकिन अगर डीएनए मैच हुआ तो तुम समझ लेना क्या होगा। मैडम मेरी बात तो सुनिए, मैंने कुछ किया ही नहीं है। देखिए जो कातिल है उसे पकड़िए ना।
आप मुझे क्यों फंसा रहे हो? देखो, बैठ चुपचाप। मैडम, ये समीर की बात पे भरोसा नहीं कर सकते। अच्छा, वो क्राइम सीन पे जो पिज्जा बॉक्स मिला था उसके डिलीवरी बॉय का क्या हुआ? पिज्जा स्टोर के मैनेजर से कांटेक्ट किया, डिलीवरी बॉय की डिटेल्स मांगी। थैंक यू भैया, मैं पैसे लेकर आती मैं। मैडम, नेहा के मर्डर केस और अनीशा के मर्डर केस में जो सुनने को मिल रहा है, क्या वो सच है? मैडम, मैम, अनीशा का बॉयफ्रेंड समीर चित्रे, जो अनीशा के मर्डर केस में अंडर ट्रायल है, 8 दिन पहले बेल पे बाहर निकला अपनी माँ के इलाज के लिए। उसकी माँ सतारा में रहती है। बेल? जी मैम। दरअसल अनीशा के वैजाइनल सैंपल के साथ उसका डीएनए मैच नहीं हुआ, उसी बेसिस पे उसने बेल के लिए अप्लाई किया। सतारा पुलिस से कांटेक्ट किया? जी मैम, 4 दिन से उसने हाजिरी नहीं लगाई है। उसकी मोबाइल लोकेशन ट्राई करो अर्जेंटली, पता करो पुणे आया था कि नहीं। जी मैम। हेलो प्रहलाद, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? गुड मॉर्निंग मैडम। बढ़िया। तुम्हें वो अनीशा अडवे केस याद है? हाँ, वो बॉयफ्रेंड गिरफ्तार हुआ था। हाँ वही, सिमिलर केस हुआ है मेरे जुरिस्डिक्शन में। तुम्हारी हेल्प चाहिए। एक्चुअली तुम्हें वो केस डिटेल में पता है, और वैसे अब क्राइम ब्रांच में हो तो हेल्प कर सकते हो ना? अरे मैडम, क्यों नहीं हेल्प करेंगे, आप हुक्म कीजिए। ग्रेट, आ जाओ। सुनिए ना, सुनिए ना। क्या हुआ? आपको पता है, हमारे अनीशा जैसे और एक लड़की फिर से एक लड़की मारी गई, ठीक उसी तरह जिस तरह मेरी बेटी अनीशा मारी गई थी मैडम। फिलहाल लग तो ऐसे ही रहा है, बट श्योरिटी के साथ अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। नहीं मैडम, प्लीज देखिए, मैं सिर्फ बात करने आया हूं। देखो समीर, जल्दबाजी में ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे तुम्हें पछताना पड़े। एक पीछे रहो, मैंने पहले ही कहा कि मैं सिर्फ बात करने आया हूं। देख कर नीचे रख। अच्छा, तो आप ही यही हो? मुझे तो लगा कि आपका ट्रांसफर हो गया। मैंने आपकी बेटी को नहीं मारा, मैं क्यों मारूंगा उसे? प्यार करता था, शादी करना चाहता था उससे, और इस बार तो जिस मासूम की हत्या हुई है ना, उसे तो मैं जानता भी नहीं हूं। लेकिन आप लोग मेरी बात नहीं मानोगे। देखिए, पीछे रहिए, इसलिए जब तक आप लोग असली कातिल को नहीं पकड़ते ना, मैं यहीं रहूंगा, इसी जेल में। पीछे हटो, मैं तुझे कह रहा हूं, पीछे हट। ए, सब पीछे हटो, गलती मत कर। तू चल मेरे साथ, मैं कह रहा हूं, आगे मत आइए। तू चल, जल्दी चल, पीछे हटिए, जल्दी चल। देखो, ऐसा कुछ मत करना। रुक जाइए, मैं गोली चला दूंगा। जल्दी गोली। देखिए, आगे मत बढ़ो। अब जब तक आप लोग असली कातिल को नहीं पकड़ते ना, मैं यहीं रहूंगा, इसी जेल में। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए इससे ज्यादा मैं और कुछ भी नहीं कर सकता। अगर समीर सच कह रहा है तो हमारी अनीशा का कातिल अभी आजाद घूम रहा है क्या? बोलिए ना। आई अब उस समीर की बातों में आ गई। वो बहुत ही चालाक है। देखा कैसे उसने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया। सागर सही कह रहे हैं आई। हाँ, पर पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि अभी अनीशा को इंसाफ नहीं मिला है। मेरी आई शांत हो। अनीशा मर्डर केस में 2 लोग और आए थे हमारे रडार में, एक पिज्जा वाला और एक लॉन्ड्री वाला। लॉन्ड्री वाले से बातचीत हुई थी, वो मारा उसे।
सर मैंने किसी को नहीं मारा सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। और पिज्जा वाला, उसकी तो कोई डिटेल्स केस फाइल में है ही नहीं। पिज्जा वाले की इन्फॉर्मेशन जब तक हमें मिलती वो काम छोड़कर जा चुका था, और पिज्जा स्टोर में भी उसकी कोई डिटेल्स नहीं थी। एक काम करते हैं, लॉन्ड्री वाला और पिज्जा वाला दोनों को फिर से ट्रैक करते हैं और देखते हैं नेहा के केस से कोई कनेक्शन है या नहीं। संध्या, तुम नेहा के क्लिनिक में उसके साथ काम करती हो? जी मैम। एक बात बताओ, नेहा का क्लिनिक में साथ किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था? किसी पेशेंट के साथ या फिर किसी स्टाफ के साथ? नहीं मैडम, ऐसा तो कुछ नहीं था, लेकिन एक कैंसर पेशेंट था जो नेहा का बहुत दीवाना था। क्या नाम था उसका? उसका नाम तरुण मंडल। वो ठीक होने के बाद भी डेली क्लिनिक आया करता था। ये आपके लिए। ये सब मत लाया करो आप। मैं आपकी वजह से ठीक हुआ हूं। जी थैंक यू। ओके ठीक है। संध्या जी, आप अपने क्लिनिक में उस तरुण मंडल की जितनी भी डिटेल्स हैं जल्द से जल्द हमें भिजवाइए। जी सर। मैम, प्रहलाद का फोन आया था, उसे कोई लीड मिली, कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया। हाँ प्रहलाद। मैडम, अनीशा अद्वै के मर्डर के बाद हर 2 दिन में 3 और लड़कियों की हत्याएं हुई थी। ये देखिए, 11 जुलाई को कोथरूड में अनीशा अद्वै मारी गई, और फिर 13 जुलाई को दामिनी शिंदे मंजरी खुर्द में मारी गई, और फिर 15 जुलाई को श्वेता चौकसी पिंपल गांव में मारी गई, और उसके बाद 17 जुलाई को तरुणाबाग में मारी जाती है, पिंपरी चिंचवाड़ में। ये सारे एरियाज अलग अलग पुलिस स्टेशन के जुरिसडिक्शन में आते थे, इसलिए हम इसे कनेक्ट नहीं कर पाए। इन सबकी मोडस ऑपरेंडी सेम थी? हाँ मैडम, ये देखिए, गर्दन की राइट साइड में जगलर वेन को क्रॉस लगा के सारे विक्टिम्स में कोई कॉमन बात? 20 से 30 साल के बीच यंग लड़कियां थी, अकेली रहती थी, सिंगल थी, हॉस्टल या पीजी में। जीत बेटा, जल्दी आओ। कितना गेम खेलते रहते हो तुम? हाँ, क्या खाना है फिर आज? चॉकलेट। चॉकलेट बस, और कुछ? अगर इन सबका कातिल एक ही है तो वो 2 साल से शांत है, और अब उसने फिर से शुरुआत की नेहा का मर्डर करके। इसका मतलब मोडस ऑपरेंडी के हिसाब से अगले 48 घंटे में एक और मर्डर होगा, और नेहा का मर्डर होकर ऑलरेडी 9 घंटे हो चुके हैं। चेक करो इन सारे केसेस में और नेहा और अनीशा के केस में कोई कॉमन सस्पेक्ट है क्या? जी मैम। प्रहलाद, एक्स्ट्रा फोर्स मंगाओ और सारे पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर दो कि अपने अपने एरिया में बिना किसी लापरवाही के अच्छे से चेक करें। ओके मैडम। और इसका मतलब शायद ये भी है कि अनीशा के बॉयफ्रेंड समीर ने अनीशा का मर्डर नहीं किया। हो सकता है, क्योंकि उसकी कस्टडी के बाद 3 और हत्याएं हुई हैं। जा सकते हो तुम, लेकिन अपना फोन स्विच ऑफ मत करना। बोले तो रुक जाता हूं। ये एक सीसीटीवी फुटेज मिला है जहां नेहा वर्मा एक पेशेंट को अटेंड करने जाती थी। एक मिनट रिवाइंड करो, पॉज। ये नंबर प्लेट पर जानबूझ के टेप लगाया गया है। मैडम, अनीशा मर्डर केस में एक विटनेस था, सो वो ठेले वाला। उसने अपने स्टेटमेंट में बताया था कि अनीशा का पीछा एक ऑटो वाला कर रहा था, और उसी रात अनीशा की हत्या हुई थी। उस ऑटो की डिस्क्रिप्शन क्या थी? एक मिनट मैडम। हाँ, ऑटो में लटकन थी
और आगे की साइड एक माला थी और पीछे जानू लिखा हुआ था। इस ऑटो वाले को तुरंत ढूंढो और नेहा वर्मा के पेशेंट तरुण मंडल की कुंडली निकालो। राइट मैडम। सर एक लवारिस ऑटो दिखी है, तो शायद वही हो। 2 दिन से यहीं खड़ी है। खोलो इसे। यस सर, इसके मालिक का पता लगाओ। ओके सर। पाटिल, नेहा वर्मा मर्डर केस में उसका एक पुराना पेशेंट था तरुण मंडल, जिसे बाद में सिटी कैंसर हॉस्पिटल में रेफर किया गया। उसकी जितनी भी डिटेल्स मिलती है जाकर ले आओ। ओके सर। अनीशा के मर्डर के बाद जितने भी मर्डर हुए हैं वो सारे उसके घर से 1 से 1.5 घंटे की दूरी में हुए हैं। तो अगर ये मान के चले कि वो अपना अगला टारगेट भी ऐसे ही चुनेगा तो नेहा का मर्डर यहाँ हुआ है। इसका मतलब अगला मर्डर इसी एरिया में कहीं हो सकता है। अब हमें डायरेक्शन तो पता नहीं, लेकिन इस रेडियस को मान के चल सकते हैं। विनायक, वो सीसीटीवी फुटेज फिर से चेक करना। जी मैम। शायद कोई बच्चा है। बगल में मेडिकल स्टोर की बैग है। पता करो कौन है। शायद ये नेहा मर्डर केस का आई विटनेस हो सकता है। सर, ऑटो वाला मिल गया। इसे पहचानता है? नहीं साहब, मैं नहीं पहचानता इनको। याद आया? माफ कर देना साहब, ये मैडम मेरे को अच्छी लगती थी साहब, इसलिए कभी कभी पीछा कर लेता था, बाकी कुछ नहीं। और ये भी अच्छी लगती थी? नहीं, इनको तो नहीं पहचानता साहब मैं। तू जिसका भी पीछा करता था उसका मर्डर हो जाता था। मर्डर? नहीं साहब, मेरे को इस मामले में कुछ पता ही नहीं था। मैंने कोई मर्डर नहीं किया साहब। नहीं पता? नहीं पता साहब, छोड़ दो साहब, सब बताता ये दूसरी वाले मैडम को पहचानता हूँ साहब मैं। इनको मैंने इनके घर के बाहर छोड़ा था साहब, लेकिन साहब वापस जाते वक्त मैंने एक आदमी को देखा था साहब। उसने बड़ा गमबूट पहना था। नेहा मैडम को बहुत ज्यादा घूर रहा था साहब। गमबूट? सच बोल रहा हूँ साहब मैं। स्केच बनवा सकता है उसका? मैं कोशिश करता हूँ साहब, क्योंकि वहां पे बहुत अंधेरा था। ये वही बच्चा है जो सीसीटीवी कैमरा में दिखा था। मेडिकल स्टोर वाले ने इसकी पहचान बताई। बेटा, ये आप ही हो ना? आइसक्रीम पसंद है इसको। ऑरेंज कैंडी? हाँ। यहाँ कोई था, अनीशा दीदी और नेहा दीदी का पीछा कर रहा था। तुम अनीशा और नेहा दोनों को जानते हो? हाँ, वो दोनों ऑफ दोस्त थी। बेटा, वो ये था? हाँ। क्या तुम जानते हो इससे पहले कहीं देखा है? हाँ, ये अनीशा दीदी के ऑफिस के बाहर भी था। अनीशा के ऑफिस के बाहर के सीसीटीवी का फुटेज मंगवाओ। जी मैम। थैंक्स बेटा, तुमने बहुत हेल्प की।
रहा है तू ये? हाँ, दिमाग ठीक है तेरा? अब क्या सीन है आगे का? निकल दे, और क्या। मैम, अनीशा के ऑफिस का उसके डेथ से 1 महीने पहले का सीसीटीवी फुटेज फिर से स्कैन किया, कुछ मिला है। इसका चेहरा तो क्लियर नहीं है, मगर यहाँ जूम करने पर गले पर एक टैटू नजर आ रहा है। ये तो किसी का नाम मालूम होता है, आती। सारे सस्पेक्ट्स को गौर से देखो, टैटू चेक करो, शहर के सारे टैटू आर्टिस्ट से बात करो, शायद वहां से कुछ हाथ लगे। मैडम, ये अनीशा और नेहा दोस्त कैसे बने ये तो पता नहीं चला, लेकिन अनीशा के ऑफिस में उसकी एक दोस्त काम करती थी, आतिशी परमार। आतिशी? वो टैटू का आतिशी हो सकता है? हो सकता है मैडम। ये आतिशी शादी करके फौरन चली गई। उसने हमें फोन पे बताया कि उसके पीछे भी एक स्टॉकर पड़ा था, और ये स्टॉकर वही तरुण मंडल है जिसका स्केच हमारे पास है। लेकिन आतिशी के मुताबिक उसका नाम तरुण नहीं कुछ और था। क्या था ये उसे याद नहीं। शायद नाम बदलकर नेहा के क्लिनिक गया हो। उस स्टॉकर के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन? वो ड्रेनेज डिपार्टमेंट में क्लीनर था। मैंने डिपार्टमेंट को बोला है सारे क्लीनर्स का डिटेल्स देने के लिए। मैम, एक औरत और उसका 12 साल का बच्चा किडनैप हुआ है। कब? कितना टाइम हुआ? करीब 1 घंटे पहले। विक्टिम के हस्बैंड ने बताया कि विक्टिम रश्मि ने शॉपिंग जाने के लिए कैब बुक की थी, लेकिन उसे पिक करने के लिए कोई और ही कैब आई, और उनके जाने के बाद असली वाली कैब आई। पर ये तो हमारे जुरिस्डिक्शन का केस नहीं है। नहीं मैम, लेकिन विक्टिम के हस्बैंड ने बताया कि जिस कैब में रश्मि गई है उस कैब ड्राइवर के गले पे यहाँ पर आतिशी नाम का टैटू था। सिमिलर कार को हड़पसर की तरफ देखा गया। लेट्स गो। मोरे, मुझे लाइव लोकेशन भेजना पड़ेगा इमीडिएटली। मैडम, ये लास्ट लोकेशन। पता करो ये रास्ता आगे कहाँ निकलता है, और ये पूरा एरिया अच्छे से छान मारो। मैडम, वो ड्रेनेज क्लीनर, उसकी डिटेल्स आ गई। ये तो यस मैम। एक औरत और उसका 12 साल का बच्चा किडनैप हुआ है। एक मिनट, बच्चा? चेक करो। श्वेता चोकसी और तरुणा वाघमारे को भी अपना शिकार बनाया। हाँ, करना पड़ा, और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी बीवी की है। ठंडी जो है उसे देखकर मेरे अंदर कुछ होता ही नहीं था, तो शुभ शुरुआत की मैंने सपना से। वहां मैंने 2 लड़कियों का रेप करना चाहा, पर कुछ हुआ नहीं। पर अनीशा के बाद पता नहीं। नपुंसक की निशानी है, समझा? वापस यहाँ के नेहा को टारगेट क्यों बनाया? नेहा मैडम को अनीशा के साथ देखा था, पसंद आई थी, पर मैं एक बार में एक ही औरत के साथ रहता हूँ। फिर इसी बीच मेरे को कैंसर हो गया, और किस्मत से नेहा मैडम के क्लिनिक में ही गया। जी थैंक यू। उसके बाद उनका नशा उतरा ही नहीं।
अभी जिस 5 मिनट में घर पहुंच जाऊंगी। और अब क्या मैं वापस आपको घर जाके फोन करूं? ले जाओ इसे और सारे क्राइम सीन्स रिक्रिएट करवाओ। मुझे एक भी लूपहोल नहीं चाहिए। रश्मि तो नहीं बची, लेकिन फाइनली ये राक्षस हमारी गिरफ्त में आ गया। एक लड़की के सिर्फ मुस्कुराने से कोई हत्यारा बन सकता है, यह बहुत ही बड़े दुख की बात है। समीर को हमें जेल भेजना पड़ा क्योंकि उस वक्त के एविडेंसेस उसके खिलाफ थे, वरना इतने सारे विक्टिम्स को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। लेकिन समाज में सुबोध जैसे सरफिरे इंसान भी है और इसलिए यह जरूरी है कि हम औरतें अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें ताकि जिंदगी में बिना रुके आगे बढ़ सकें। बेटा, क्या तुम अपने पिता के खिलाफ कोर्ट में गवाही दे पाओगी? अनीशा दीदी के साथ जो उसने किया वो तो गलत था ही, लेकिन मेरे माँ को हर दिन मारता था। वो मेरा बाप कभी था ही नहीं, इसलिए तो मैंने स्केच को पहचान लिया था, लेकिन सामने से बोलने की कभी हिम्मत ही नहीं मिली। मेरी अनीशा सबसे मुस्कुरा के बात करती थी, सबसे अच्छा व्यवहार था उसका, इसीलिए वो जवाब दिया। अनीशा माल तो चोखा है, थोड़ी लाली लिपस्टिक करेगी, पटाखा लगेगी। बड़ी भी, मेरे कमीशन का आज ही कुछ हो जाता तो। गुड्डू, जी बड़ी भी। इस कुत्ते का मुंह बंद कर, पैसे ठूस कर। आज से ही काम शुरू करना है, तब तक यहीं रहना होगा, समझी? मुंह में जबान नहीं है क्या? भूख लगी है? खाना नहीं खाएगी तो रात भर कैसे टिकेगी? मैं खाना भिजवाती हूँ तुम्हारे लिए। अरे कहाँ है? ए लड़की, कहाँ गई वो? वे कहाँ है वो? लड़की, ए लड़की, चल बड़ी भी, एकदम चुप। क्या हो गया? चल अंदर चल। कौन है तू? अब तेरा बड़े घर जाने का टाइम आ गया। यादव, शिलादा सेफ है, जल्दी से आ जाओ। अरे मैडम जी, हम तो सोशल वर्कर हैं, गरीब बच्चियों को काम दिलाते हैं।
आपको कोई गलतफहमी हुई है। तेरा पूरा काला चिट्ठा है हमारे पास। इन दोनों को लेके जाओ और तब तक तोड़ो जब तक लाठी और हड्डी में से एक टूट ना जाए। चलो लेके जाओ। चल 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 निकल चल चल सारे। श्वेता बेटा, ठीक हो तुम? कुछ नहीं होगा तुम्हें, ओके? तुम सेफ हो। जल्दी से अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाओगी। डोमेस्टिक हेल्प सर्विस एजेंसी के नाम पर झारखंड, बिहार और नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों को लाया जाता था और उन्हें डराकर नशे की आदत डालकर प्रोस्टिट्यूशन में ढकेला जाता था। कौवा से वे अंडे, कोयला के लेवे। तू जलेबी ना तल चौधरी, सीधा बोल। बोलना क्या है सर जी, आप खुद ही समझदार हो। देखिए, मैंने अकेले ने कुछ भी नहीं किया है, ये एक टीम वर्क था। इस ऑपरेशन की सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा हाथ सब इंस्पेक्टर अजय यादव का है। उनकी सूझबूझ और उनके खबरी नेटवर्क के सपोर्ट से ही हम इस गिरोह को पकड़ पाए हैं। सब इंस्पेक्टर अजय यादव, मीडिया को ब्रीफ दीजिए इस ऑपरेशन की। सर, ये ऑपरेशन की शुरुआत कब हुई? जी वो 7 महीने पहले कोची पुलिस के पास एक औरत ने मिसिंग रिपोर्ट लिखाई थी, अपनी बेटी श्रीलता की। उनका कहना था कि नौकरी का लालच देकर कोई उनको अपने साथ दिल्ली ले आया था। कितने समय से एक्टिव था उनका गिरोह? लगभग 1 साल से। और यहाँ से हमने 18 लड़कियों को रेस्क्यू किया, जिनको सेम मोडस ऑपरेंडी से ट्रैप किया गया था। हमने अभी तक एक ही गिरोह को पकड़ा है। जो भी इस रैकेट के साथ जुड़े हुए हैं, अब उन सबकी बारी है। ज़ेबा, फिक्र मत कर, समीम भाई जल्द लौटेंगे। राना खाला, जरा 1 मिनट। हाँ, क्या हुआ रकीब? क्या बोलूं खाला, अब्बू के जाने से अम्मी का हाल बुरा, ऊपर से पैसों की किल्लत, 2 वक्त का खाना और दूध के भी पैसे नहीं है। क्या करूं, किससे मदद मांगूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये ले 1000 रुपए रख, और जरूरत पड़े तो मांग लेना। शुक्रिया खाला। अजीज, शमीम का कुछ पता चला क्या? पुलिस ने कहा है कि वो पता लगाएगी शमीम का। वैसे मुझे नहीं लगता वो लोग कुछ करेंगे। पाव चम्मच हल्दी, 1 कप गाढ़ा दही। दिखाइए तो क्या क्या लिखा। ये देखो। अरे मैडम, ये क्या लिख दिया आपने? मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च और पाव चम्मच हल्दी बोला था, सब उल्टा लिख दिया आपने। अच्छा हुआ तुमने देख लिया, वरना पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ। एक्चुअली आज आरुषि की फ्रेंड्स आ रही है स्लीप ओवर के लिए, तो मैंने सोचा कि कुछ अच्छा सा बढ़िया सा पंजाबी डिश बना कर खिलाऊं। आई होप आज मैं आरुषि को कोई शिकायत का मौका ना दूँ। अच्छा, श्रीलता को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा था, रिपोर्ट्स आई? जी मैडम, कल शाम को ही आ गई थी। रेप तो नहीं हुआ था उसके साथ, बट काफी मात्रा में उसको ड्रग्स दिए गए थे। डॉक्टर ने बोला है कि 2-3 दिन ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। चलो मैं रेसिपी खत्म करती हूँ। हेलो, व्हाट? जय हिंद मैम। सोलंकी, मोबाइल, वॉलेट, आईडी कार्ड कुछ मिला? नहीं मैडम जी। सोलंकी, पोस्टमार्टम के लिए गाड़ी को बुलाया कि नहीं? हाँ बोला सर। बोल दिया ना? कब तक आ रहा है? बस 10 मिनट बाद। फिर चेक कर लेंगे। दी, देखो मैंने लाइट ऑन कर दी, कैसा लग रहा है? वेरी गुड रोहन, जब तू बड़ा होगा तेरे फ्रेंड स्लीप ओवर के लिए आएगा ना, मैं अभी चुपचाप लिविंग रूम में चली जाऊंगी। लिविंग रूम? मैं तो जाऊँ लिविंग रूम में? एक ही रात की तो बात है रोहन। मैंने इतनी मेहनत की हमारा रूम साफ करने में, मैं नहीं जाऊंगा कहीं भी। ए चैंप, तू एक काम कर, तू ना मेरे रूम में आ जा। ये लोग गर्ल्स नाइट आउट करेंगे तो हम भी बॉयज नाइट आउट करेंगे। मतलब मम्मी आज फिर से डिच करने वाली है? एक और झूठा प्रॉमिस किया मम्मी ने। जाने देना आरू, ये सोच कि तेरी फ्रेंड कितनी लकी है। अगर तेरी मॉम होती तो वो फिर से नई पंजाबी डिश ट्राई करती और हम लोगों को खिलाती, और हमें भी छोटी मोटी तारीफ करनी पड़ती। अभी एक काम करते, तुम लोगों का रूम फिर से सेट करते,
ओके चलो 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 चलो। क्राइम सीन के पास और कुछ नहीं मिला, मर्डर वेपन भी नहीं। मैडम पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। तो विक्टिम की उम्र 45 से 50 के बीच में, और हाँ उसका खतना भी हुआ था। मतलब मुस्लिम था। और बॉडी पे 10 से ज्यादा घाव थे। तो घाव को देख के ऐसा लगता है जैसे तेजदार शूले से किए गए। मर्डर कब हुआ होगा? बॉडी तो काफी सड़ चुकी है, देख के लगता है 4 से 5 दिन तो हो ही क्यों। मैडम मैं एक काम करता हूँ, विक्टिम के डिस्क्रिप्शन से मेल खाती हुई मिसिंग रिपोर्ट में आसपास के थाने में चेक करवाता हूँ। वैसे मैडम मैं एक बात बताना भूल गई। हॉस्पिटल से कॉल आया था, श्रीलता की हालत अब काफी बेहतर है। 1-2 दिन में डिस्चार्ज मिल जाएगा और परसों की ट्रेन है उसकी। पारुल एक काम करना, कल तुम श्रीलता से मिलना। और ये लो, इस पैसों से उसे एक मोबाइल खरीद देना। और परसों तुम खुद जाना उसे स्टेशन छोड़ने। ओके? शेल्टर होम की केयरटेकर जाने वाली मैडम। फिर भी जाना है तुम्हें। यादव सर ना सही कहते, आप हर केस को काफी पर्सनली क्यों ले लेते हो? जब तुम खुद माँ बनोगी तब समझ जाओगी। किस्मत साथ दे रही है हमारा इस केस में। ओके, विक्टिम की डिस्क्रिप्शन से मेल खाती हुई मिसिंग रिपोर्ट हमें मिल गई। डिटेल्स बताना। डिटेल्स मैम 6 दिन पहले नॉर्थ दिल्ली के निर्मल नगर थाने में शमीम खान नाम के एक आदमी की मिसिंग रिपोर्ट लिखाई गई थी। उम्र 45 साल, बीवी और बच्चे के साथ रहता था। बीवी और बच्चे का नाम क्या है? बीवी का नाम ज़ेबा है और बच्चे का नाम रकीब। भाटी सर, आपने बुलाया मुझे? इधर आ, ये देख जरा। क्या हुआ सर? धोखा है मेरे साथ, धोखा। नहीं सर, मैं तो रोज 9 घंटे की पाली खत्म करके ही निकलता हूँ। तो झूठ बोलता है। नहीं सर। ऊपर से काम चोरी करता है। अब ध्यान रख ले, अगले 1 महीने तक तूने ओवर टाइम करके मेरा हिसाब पूरा करना है। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो याद रख, तेरा वही हाल होगा जो शमीम का हुआ था। समझा? ये क्या है? पहले शमीम कहीं चले गए और अब रकीब का भी पता नहीं। कुछ पता चला रकीब का? नहीं, लेकिन मैंने रकीब के कुछ दोस्तों से बात की। रकीब ने किसी को 1000 रुपए दे के बंदूक खरीदी है। रकीब बंदूक क्यों खरीदेगा? अरे अब्बू, शर्ट को इतना भी मत घिसो कि चीख पड़े। शर्ट चीखेगी नहीं बेटा, चमक उठेगी। ये देख तेरे बाप के हाथों का कमाल। एक शर्ट पूरे 5 साल चलाता हूँ, समझा? और मेरे इसी बचत के पैसों से तू हर 5 महीने में नई शर्ट खरीद पाता है। लेकिन शमीम की हत्या हुई थी और हत्या को 6 दिन हो चुके हैं। शमीम की किसी के साथ अनबन, झगड़ा, कुछ भी? ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ था। साहब वो बड़े साहब से मिलना था।
नाम क्या है तुम्हारा? बाबू। बाबू पक्का यही था वो? कितनी बार बताया साहब, 100% यही था। 2 आदमियों ने इसे पीछे से पकड़ रखा था और एक आदमी इसको चाकू मार रहा था। हमारे पास इतने दिन बाद क्यों आए? मैडम जी, दिल्ली में नया हूँ और किसी को जानता भी नहीं, और फिर पुलिस स्टेशन में आने से हर कोई डरता भी तो है। तो फिर बाबू अचानक तेरी अंतरात्मा कैसे जागी? हाँ? साहब, पेपर में पढ़ा कि इसका कातिल अभी तक नहीं मिला, तो मुझे ख्याल आया कि वो किसी का पति, किसी का भाई होगा शमीम, और उसे इंसाफ तो मिलना चाहिए ना। और मैं मुझे किसी लफड़े में नहीं फंसना। बाबू, मेरी बात अच्छे से सुनो जी। इस शामीम को 3 लोगों ने मारा है। उनका हुलिया पहचान सकते हो? चित्र बनवा सकते हो? शक्ल तो याद है मुझे मैम, रोज रात को सपने में आते हैं तीनों कमीने। हाँ साहब, हूबहू यही तीनों थे। दीजिए यादव, सभी पुलिस स्टेशन में तीनों के स्केचेस भेजो। एक भी मिल गया तो बाकी 2 अपने आप हाथ लग जाएंगे। मैं ये स्केचेस शमीम की फैमिली को दिखाती हूँ। सेबा, तुमने हमें बताया था कि शमीम की किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमें एक आई विटनेस मिला है जिसने 3 लोगों को शमीम को मारते हुए देखा था। तीनों कुछ ऐसे दिखते हैं। मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। जिस रात शमीम गए थे तभी मुझे अजीब लग रहा था। मैंने उनसे पूछा भी था, ये इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? ज्यादा सवाल मत करो सेबा, जल्दी ही आ जाऊंगा, तुम चुपचाप सो जाओ। बस थैली लिए और चले गए। मैडम, ये बात मिसिंग रिपोर्ट में नहीं थी और ना ही कोई ऐसा बैग मिला क्राइम सीन पे। क्या था उस थैली में? शमीम ने बोला कि पानी की बोतल है, पर हाँ, जिस दिन से वो गए हैं मेरे घर से एक छुरा गायब है। सेबा, तुम्हें कुछ भी याद है हमें बताना, ओके? जी। राकीब, तुम हमें कुछ बताना चाहते हो? ये चोटें कैसे लगी है तुम्हें? वो कल रात मेरे दोस्त करीम से लड़ाई हो गई मेरी। शमीम घर से छुरा लेके निकला था, कहीं ऐसा तो नहीं शिकारी खुद ही किसी का शिकार हो गया? हो सकता है मैडम। वैसे राकीब का घाव देखकर मुझे तो लगा कि वो जरूर कुछ ना कुछ जानता होगा। सख्ती से पूछे क्या? नहीं नहीं, माइनर है, कोई और तरीका आजमाना होगा। यादव कहाँ है? बोल तो रहे थे कि यही आएंगे, पूछती हूँ। काट दिया, कोई और एंगल टटोल रहा होगा। ये तो करता है वो। ये क्या? शमीन खान आपकी फैक्ट्री का वर्कर था। इन तीनों में से किसी एक ने उसको मारा हो सकता है। तो इन तीनों में से आपकी फैक्ट्री का कोई था, आप जानते होंगे? 150 वर्कर है मेरी फैक्ट्री में। सबकी शक्ल ना मुझे याद रहती है ना मुझे याद रखनी है। कहीं ऐसा तो नहीं आपने इन तीनों लोगों को शमीम खान को मारने की सुपारी दी थी? मैंने तो ऐसा भी सुना है कि आप अपने फैक्ट्रीज के वर्कर्स को मारते भी हैं। ए इंस्पेक्टर, ज्यादा मत उड़, तू जानता नहीं मैं कौन हूं। पुलिस वाले को तो हमसे था। हाँ?
हट चल चल, बहुत अकड़ है ना तेरे में, आज सब निकालता हूं। चल चल। अगली बार घसीटता हुआ सीधा थाने ले जाऊंगा, दोबारा पुलिस के सामने इज्जत से पेश आना। समझा? चल। श्रीलता की रात की ट्रेन है ना? जी मैडम, कल रात तक अपने गांव पहुंच जाएगी। यादव सर का फोन है। स्पीकर पे रखें। हेलो सर, कहाँ हो आप? शमीम जिस फैक्ट्री में काम करता था वहीं गया था पूछताछ करने के लिए। पर पारुल एक काम करना, अभी मैडम को मत बताना। यादव, फोन स्पीकर पे है। सॉरी मैडम, वो मैं पूरी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद आपको बताना चाहता था। क्या बोलूं तुमको? ओके। तो देखा क्या? दीपक जरा अपना फोन देना। यस सर। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, दीपक के फ़ोन से बात कर रहा हूँ। दरअसल मीनाक्षी ने मेरे फ़ोन में कोई स्पाई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया है। मैं दीपक को भेजता हूँ तुम्हें पिक करने के लिए। लव यू, बाय। सर इसके बारे में मालूम चलते फ़ोन मारता हूँ मैं आपको। पता कर। अच्छा वो रकीब का बायोडाटा निकाला क्या? हाँ सर, पता किया ना सर। राकिब क्या छोटी सी उम्र में गलत लफड़ों में फंसा। भीमलाल नाम का एक बैटिंग माफिया है, उसके साथ जोड़ा। भीमलाल कहीं वही तो नहीं जो बेल से छूटने के बाद लॉटरी के धंधे में घुस गया? वही वाला सर। सर हुआ क्या, जब भी शमीम गायब हुआ ना, राफिक को सीधा शक भीमलाल पे गया और वो उससे मिलने चला। ए, क्या कर रहा है ये? पागल हो गया? मार खा के आ गया। सब मेरी गलती, मेरी वजह से अब्बू की जान गई। मुझे ऑनलाइन गेम की लत लग गई थी जिसमें आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। भीमलाल अपना मोबाइल और पैसे देता था मुझे गेम खेलने के लिए। ज़्यादा पैसे कमाने की लालच में 2 लाख रुपए कर्ज हो गए मुझ पर। भीमलाला पैसों की वसूली के लिए हमारे पीछे पड़ गया था। उस दौरान अब्बू अजीज अंकल के साथ बिजनेस शुरू करने का प्लान बना रहे थे। अजीज अंकल के दिए हुए 60,000 रुपये मैंने चुरा लिए और भीमलाला को दे दिए। बस बाकी के 1,40,000 कब देगा? वही ब्याज के साथ? दे दूंगा, जल्दी दे दूंगा। लेकिन अब्बू को पता चल गया कि वो पैसे मैंने लिए। अरे तू हट! तेरी वजह से सब कुछ हुआ है। क्या कर रहा है? पागल हो गया है क्या? सुन बेटा, क्या हुआ है? हाँ, हमें बता क्या हुआ है। हम कोई तरकीब निकालेंगे। बोल बेटा। लाला जी, मैं धीरे धीरे आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। धीरे धीरे नहीं, जल्दी जल्दी। 15,000 रुपये महीना चाहिए मेरे को तेरे से। तू 15,000? पर लाला जी इतनी तो मेरी कमाई भी नहीं है, कहाँ से लाऊंगा मैं 15,000? ठीक है, हर महीने 5,000 रुपये, उससे 1 पैसा कम नहीं। अब्बू ने कई महीने तक पैसे दिए लेकिन फिर भी काफ़ी रकम बाकी थी। उसका ब्याज बढ़ता ही जा रहा था। क्या उस रात शमीम लाला को माने उसके घर गया था क्या? ताकि उसका कर्ज ना चुकाना पड़े? लगता तो ऐसा ही है मुझे, इसलिए मैं लाला से अब्बू की मौत का बदला लेना चाहता था। बस करो, कितना मारोगे? मर जाएगा ये। देखो लाला, ये बहुत जिद्दी है, इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम सब सच बता दो, नहीं तो ये तुम्हें मारता ही रहेगा। मैंने नहीं मारा शमीम को, आप खुद ही सोचो। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी वो, मैं उसे क्यों मारूंगा भला? क्योंकि शमीम तुम्हें मारने आया था, इसलिए तुमने अपने उन 3 साथियों के जरिए उसे मरवा दिया। मैडम, ये देखो,
मैं इन तीनों को नहीं जानता। लगता है जैसे इसे मारने का शौक है, तुम्हें मार खाने का शौक है। ठीक है, करते रहो अपने अपने शौक पूरे। चलो चालू हो जाओ। आई विल कॉल यू बैक। दीपक, जी मैम। साहब को छोड़ा है एयरपोर्ट? जी मैम, छोड़िए। रास्ते में कहीं रुके थे? नहीं तो मैडम, घर से सीधा क्लिनिक और फिर क्लिनिक से शाम को एयरपोर्ट। तो गाड़ी रोहिणी में क्या कर रही थी दोपहर को? कार का जीपीएस मेरे फोन से कनेक्टेड है, झूठ मत बोलना। क्या साहब की माशूका रोहिणी में रहती है? ये सब आप मुझसे मत पूछिए, मैं आपको इस बारे में कुछ नहीं बता सकता, प्लीज। दीपक, दीपक, मैडम जी, हम गंगा मैया की कसम खा के कहते हैं, हमने किसी शमीम को नहीं मारा। झूठ मत बोल। हमारे पास चश्मदीद गवाह है जिसने तुझे शमीम का मर्डर करते हुए देखा है, और तेरे साथ ये दोनों थे। कौन है ये दोनों? मैं नहीं जानता मैडम, और जब हमने खून ही नहीं किया है तो देखा किसने? सपने में। गुनाह कबूल करने में जितना टाइम लगाएगा ना, तेरे लिए मुश्किल उतनी बढ़ती जाएगी। मैडम जी, हम रिक्शा चलाकर गुजारा करते हैं और हमने आज तक कोई गलत काम नहीं किया है, और आप तो हम पे सीधा मर्डर का आरोप लगा रहे हैं। मैडम, बोलो। जीतू के बारे में पता किया मैंने, उसकी मौले से काफ़ी शरीफ आदमी है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है ऐसे। हो सकता है ये मर्डर से डेब्यू किया हो। इसे थोड़ी अपनी वाली ट्रीटमेंट दो, शायद सच उगल दे। तो मैं पारुल को बोलती हूँ, शहर के सारे पुलिस स्टेशन में पता करे जीतू का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं। सर, यही है वो विभूति प्रसाद। अरे कुछ नहीं किया तूने, वैसे घुमाने लेके जा रहे हैं। मैंने क्या किया साहब? लेके डाल इसको। मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? लेके चल इसको। जैसी करनी वैसी भरनी। मैम, यही है वो आदमी जिसने उसको चाकू मारा था। मैम, इस वाले आदमी ने उसको पीछे से पकड़ा हुआ था। मैम, वो तीसरा आदमी मिला क्या? वो भी मिल जाएगा। मैम, मेरा कहीं नाम तो नहीं आएगा ना? फिक्र मत करो, तुम जा सकते हो बाबू। जी मैम। मैडम, विभूति प्रसाद एक नंबर का बदमाश आदमी है। कुछ महीनों पहले ये थाने में अपनी मिसिंग बाइक की कंप्लेंट करने आया था। सब रुकिए साहब, यही करो शुरू। सर, ये झूठ बोल रहे हैं, हमने कोई बाइक चोरी नहीं की, बल्कि यही हमें परेशान करता रहता है। सब ये एक नंबर का झूठा है साहब। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत है हमारे पास, ये देखिए। ये आप ही का बेटा है ना? हाँ सर। बुलाइए इसे। साहब, ये झूठ बोल रहे हैं, इनकी बाइक रास्ते में खड़ी थी, वो तो मैंने बस साइड कर दी। बाइक तो चोरी हुई है ना, और आखिरी बार बाइक के साथ आपके लड़के को देखा गया था, इसलिए पूछताछ के लिए इसे हमें थाने ले जाना पड़ेगा। चलो। मैडम, वो बाइक तो बाद में मिल गई, लेकिन कुछ दिनों बाद विभूति फिर से आया। साहब मार डाला, देखिए ना, पता नहीं कौन से जन्म का बदला ले रहे हैं बाप बेटा मुझसे। ये क्या नाटक है विभूति? नाटक नहीं, अटैक हुआ मेरे पे, अटैक इसके बेटे ने किया है साहब। सर, ये झूठ बोल रहा है, पहले भी इसने मेरे बेटे को फंसाया, अब दोबारा फंसा रहा है मेरे बेटे को। देखिए अनिल जी, डॉक्टर ने इन्हें एग्जामिन किया है और इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं।
हमें आपके बेटे से कुछ पूछताछ करनी है, बुलाइए उसे। सर वो घर पे नहीं है। आप अपना तलाशी लीजिए अंदर। वो घर पे नहीं है, मेरा यकीन कीजिए। ठीक है, वो जैसे ही घर पर आए भेजो उसे हमारे पास। जी। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि अनिल और उसका बेटा वाकई शरीफ आदमी है, लेकिन ये विभूति एक नंबर का सरफिरा है। ये विभूति उन लोगों को क्यों परेशान कर रहा था? दरअसल मैडम, ये अनिल और उसके बेटे की जमीन हथियाना चाहता था, वो भी सस्ते दामों में, और अनिल उसे बेचना नहीं चाहता था। बस तभी उसने ये ड्रामा खेला। कौन था तेरा तीसरा साथी? कौन तीसरा साथी? क्या कह रहे हो आप? देख विभूति, सीधी तरह बता दे, शमीम के खून में तेरे और जीतू के अलावा वो तीसरा बंदा कौन था? वरना बहुत पीटेगा तू। हाथ मत लगाना मुझे, वरना पूरे डिपार्टमेंट को कोर्ट में घसीटूंगा मैं। तू यहाँ से जाएगा तब ना। तुझे क्या लगता है छोटा केस फाइल करना सिर्फ तुझे ही आता है? हम भी कर सकते हैं। मैडम फोन है आपके लिए। हेलो शिफाली दी, मैं श्रीलता। श्रीलता, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, थैंक यू दीदी। ये लीजिए, अम्मा से बात कीजिए। मैडम आप हमारे लिए भगवान, आपका बहुत बहुत थैंक यू। अरे आप मुझे थैंक यू मत बोलिए, आप बस अपना और श्रीलता का ख्याल रखिए, उसे खूब पढ़ाइए। मैं आपके टच में रहूंगी। जी मैडम। बाय। हाँ यादव बोलो। मैडम स्केच वाले तीसरे बंदे का पता चल गया, मैं घसीटते हुए उसे थाने लेकर आता हूँ, आप वेट कीजिए। बस 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 यही है सर। ठीक है, यही बन सर। एक बार आप बंदे को देख लीजिए, फिर दे दीजिए। क्यों, क्या हो? स्केच से शक्ल तो मिलती है ना? स्केच से शक्ल तो हूबहू मिलती है, तो लेकिन फिर भी मुझे डाउट हो रहा है सर। क्या मतलब, कोई डाउट है क्या? अब सर आप खुद ही देख लीजिए। क्या बकवास है ये? आप कह रहे हैं कि मैंने, डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक फैक्ट्री वर्कर का कत्ल किया है, वो भी किसी सिरफिरे और ऑटो रिक्शा वाले के साथ मिलकर? देखिए डॉक्टर हर्षवर्धन, हमारे पास आपके खिलाफ सबूत हैं। आप जानते हैं हम किससे बात कर रहे हैं? देखिए, अब जो भी है, हम सिर्फ अपना प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं प्रोसीजर ही फॉलो करूंगा, और अब मैं नहीं, मेरा लॉयर आपसे बात करेगा। ये लो। हाँ हाँ, सब हंस रहे हैं मुझ पर, तुम भी हंस लो। सॉरी शिफाली, लेकिन ये तुम्हारा यादव है ना, जोश में होश को बैठता है। गलती सबसे होती है, इट्स ओके। ये गलती नहीं, ब्लंडर था। सीमोन किसी आई विटनेस ने बोल दिया और तुम लोग शहर के नामी डॉक्टर हर्षवर्धन को अरेस्ट करने के लिए निकल पड़े। क्या फायदा हुआ? 5 मिनट में उसका वकील उसकी बेल करा के चला गया। तुम वकील लोग ना कभी पुलिस की प्रॉब्लम नहीं समझोगे। तुम लोगों को मजा आता है कानून के लूप होल्स को निकाल के मुजरिम को बचाने में। तो अब तुमने ये डिसाइड कर लिया कि डॉक्टर हर्षवर्धन मुजरिम है? नहीं नहीं, मैं एक जेनरिक बात कर रही थी। देखो, डॉक्टर हर्षवर्धन को हमने पूछताछ के लिए बुलाया, उसका एक बेस था, एक आई विटनेस है जिसने सस्पेक्ट का स्केच बनवाया है। वो हुलिया बिल्कुल मैच करता है डॉक्टर हर्षवर्धन से। इस ब्लाइंड केस में ये एक ही तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हमारे पास। एक सेकंड, अब मुझे समझ में आ रहा है, अब मुझे एक्चुअल में समझ में आ रहा है क्यों हम गोल गोल घूम रहे थे इस केस में। थैंक यू फॉर योर हेल्प। सॉरी मैडम, मेरी वजह से आपको कमिश्नर सर से बात सुननी पड़ी। यादव, ये सब कुछ छोड़ो। पारुल, मुझे इतना बताओ, विभूति प्रसाद, ऑटो ड्राइवर जीतू और डॉक्टर हर्षवर्धन, इन तीनों के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए? जी मैडम, शक करने वाली कोई बात नहीं मिली। इन तीनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन? पिछले 1 साल के कॉल रिकॉर्ड्स में तो इन लोगों की आपस में कोई बात नहीं, और ना ही इन तीनों में से किसी का फोन लोकेशन क्राइम सीन के पास मिला। नाउ थिंक, तीनों अलग अलग एरिया के लोग हैं। इन तीनों का आपस में या शमीम के साथ दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं मिला। इन तीनों को शमीम से जोड़ने वाला एक ही इंसान है, बाबू। और एक खास बात, ये आई विटनेस बाबू खुद चलकर हमारे पास आया था, राइट?
यादव, पता लगा। आसपास पता करो बाबू कहाँ है। मैं बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ? मैडम आसपास पड़ोसी से बातचीत की मैंने, उनका कहना है कि बाबू काफी दिनों से गायब और उसका फोन भी बंद आ रहा है। मैंने ट्राई किया। मैडम जी, आप यकीन नहीं करोगे इस घर का मकान मालिक कौन है। मैडम, बाबू मेरे दूसरे वाले घर पर भाड़े पे रहता था। जब विभूति ने मेरे बेटे राकेश पर इल्ज़ाम लगाया ना, तो मैंने ही राकेश को बाबू के साथ में उस घर में रहने के लिए बोल दिया था, छुपा दिया था उसको। वो घर पे नहीं है, मेरा यकीन कीजिए। ठीक है, वो जैसे ही घर पर आए भेजो उसे हमारे पास। राकेश, तुम जहाँ हो वहीं रहना, तुम अभी घर मत आना। फिर मैडम, राकेश ने बाबू को विभूति के बारे में सब कुछ बता दिया कि वो कैसे हमको तंग करता था। बाबू ने हमको कहा कि वो हमारी मदद करेगा। और बाबू ने झूठी गवाही दी ताकि विभूति पर खून का इल्जाम लग जाए और आप उसे सबक सिखा सके, राइट? जी हाँ मैडम, लेकिन मैडम आप नहीं जानती कि विभूति ने हमको किस कदर तंग करके रखा हुआ था। अच्छा ये बात बताओ, बाबू ने फोकट में मदद की तुम्हारी? जी मैडम। ये बाबू कहाँ है? मैडम पता नहीं, 3-4 दिन से घर बंद करके कहीं गायब हो गया मैडम। मैडम, बाबू के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, ये बाबू अनिल की मदद करने के लिए मर्डर केस में झूठा बयान देने जितना बड़ा रिस्क क्यों लेगा? मैडम हो सकता है बाबू शमीम के मर्डर में इन्वॉल्व हो और खुद गवाही देकर अपने शक की पॉसिबिलिटी खत्म करना चाहता हो। पॉसिबिलिटी है। तो बाबू और शमीम का क्या कनेक्शन है? ढूंढते हैं, कुछ तो निकलेगा। मैडम जी, बाबू के पुराने रिकॉर्ड्स चेक कर रही थी। आज से ठीक 5 महीने पहले तक वो फरीदपुर सिकंदराबाद में रहता था। शायद वहां से कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। मैडम, बाबू और बिलाल इसी गांव का रहने वाला था। 16 साल की उम्र में उसने अपने दोस्त की हत्या की थी। तब से वो गांव छोड़ के फरार हो गया था। सबूत ना होने की वजह से आरोप कभी साबित ही नहीं हो पाया और आज तक ये नहीं पता चल पाया कि बाबू ने अपने दोस्त को मारा क्यों। लेकिन यादव, बाबू के पास्ट के साथ शमीम का क्या कनेक्शन है? शमीम से कोई कनेक्शन नहीं है मैडम, लेकिन रेहाना से। अजीज की बीवी रेहाना बाबू की कजन थी। ज़ेबा ने मुझसे मिलना छोड़ दिया था, लेकिन मेरे जहन में दिन रात सोते जागते सिर्फ ज़ेबा का ही ख्याल था। तो ज़ेबा को पाने के लिए शमीम को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया तुमने? हाँ, बाबू मेरी बीवी रेहाना के गांव का रहने वाला था। गांव में उस पर एक हाफ मर्डर का केस भी चल रहा था। मैंने उससे मदद मांगी। वो 2 लाख रुपए के बदले शमीम का काम तमाम करने को तैयार हो गया। रेहाना जानती थी इसके बारे में? नहीं, सारा प्लान मेरा और बाबू का था। प्लान के मुताबिक मैं एक दिन शमीम से मिलने गया। शमीम भाई, मैं अपनी गलती पे बहुत शर्मिंदा हूँ, इसीलिए मैंने शहर छोड़कर हमेशा के लिए मुंबई जाने का फैसला किया है। इसके बाद मैं अपनी शक्ल आपको कभी नहीं दिखाऊंगा। बस जाने से पहले दिल खोलकर आपसे बात करना चाहता था। क्या आप मुझसे मिलने आएंगे एक बार? जरूर आऊंगा जी। मेरी तरह शमीम के मन में भी साजिश पनप रही थी। उसने जो देखा था वो भूल नहीं पा रहा था। वो भी मेरी जान का प्यासा था। अरे शमीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए, सच बहुत खुशी हुई। पर अब अफसोस होगा कमीने। माफ करना शमीम भाई, हम जानते थे कि एक न एक दिन आप हम तक जरूर पहुंचोगे, इसीलिए बाबू ने आई विटनेस बनने का प्लान बनाया
ताकि आपको भटका सकें। बाबू ने विभूति प्रसाद, जीतू और डॉक्टर हर्षवर्धन का नाम क्यों लिया था? ऐसा कुछ सोचा नहीं था। बाबू के दिमाग में जो हुलिया आया वो बयां करता चला गया। इरादा सिर्फ आपको भटकाने का था। वाह मॉम, खाना बहुत अच्छा बना है। थैंक यू बेटा। यशी बेटा, अब तो कुछ खा ही नहीं रही हो। ऐसे नहीं चलेगा, ये मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बना। खा लो, ये लो, थोड़ा खा लो। मुझे तो लगा था हमारी शायद फ्लॉप होने वाली है, ये तो हिट हो गई। हाँ यादव, बोलो। मैडम, बाबू पकड़ा गया, माऊ में जाकर छिपा था। उसने बताया जीतू और डॉक्टर हर्षवर्धन का नाम क्यों लिया था? बदला लेने के लिए। बड़ी अजीब कहानी है मैडम। बाबू जब पहली बार शहर आया था तो उसने जीतू का रिक्शा लिया था और सिर्फ 15 रुपए के लिए दोनों में बहस हो गई। क्या 15 रुपए के लिए बाबू ने जीतू को मर्डर केस में फंसाया? जी मैडम, और डॉक्टर हर्षवर्धन के क्लिनिक में बाबू ने उसकी नर्स को छेड़ दिया था, जिसलिए डॉक्टर हर्षवर्धन ने उसको बहुत जलील किया था सबके सामने। और उसका बदला लेने के लिए उसने डॉक्टर हर्षवर्धन को बलि का बकरा बना दिया इस मर्डर केस में। लोग कितनी छोटी बात गांठ बात लेते हैं। चलो अच्छा है, ये केस तो सॉल्व हुआ। अब मैं चैन से अपनी फैमिली के साथ खाना खा सकती हूँ। अरे बिल्कुल मैडम। गुड जॉब यादव। थैंक यू मैडम। बाय। अच्छा सुनो, तुम सब कौन सी मूवी देखोगे, एक्शन या कॉमेडी? एक्शन मूवी। चलो चलो खाना खत्म करते हैं।